ठंड कंबल में घुस के चाय पी के लेक्चर लेने का तो मजा ही कुछ और है। तो कंबल में बैठ के लेक्चर लेती हूँ, मजे आते हैं। बच्चे हंसते हैं लेकिन बच्चे तो पागल हो ना तुम सब, तुम्हारा क्या है। मजे आए। अभी तुम लोग कंबल उम्बल में बैठे हो? नो मैम। नो मैम। फिर काहे की ठंड है? नो मैम। फिर काहे की ठंड है? मैम ज्यादा नहीं है, नॉर्मल जैसी ठंड। ठीक है नॉर्मल, हमारी को नॉर्मल नहीं होती, ठंड ठंड होती है। मैम ने नॉन वेज खाया है। मैं इसको पूछ रही हूँ फीवर है? हाँ फीवर है, नॉर्मल फीवर है, इतना फीवर नहीं है। फीवर तो फीवर है, कुछ भी बोलती है। क्या कर देती हो, रेड वाली कर देती है। आज मैं जिस एंगल में बैठी हूँ मेरे हाथ में सेट बैठ रहा, वो सेट करना पड़ेगा इसे। और यहाँ ठंड नहीं है भाई, यहाँ गर्मी है। ओके सो आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या करना है? मैम यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है। कहाँ पर स्नोफॉल हुआ है बे? अक्टूबर में? कहाँ रहता है तू लद्दाख? ये देखो फिर क्लियर है बच्चा, स्नोफॉल हुआ है, जबरदस्ती स्नोफॉल हुआ है। चुप कर जा, स्नोफॉल नहीं हुआ है वो, ध्यान से देख। सो हम नीट को रिड्यूस हो गया है। सच्ची में स्नोफॉल हुआ है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ये सच बोल रहा है? ये सच में सच बोल रहा है? मैम गूगल से पूछो। मैं मानने से ही इनकार कर रही हूँ, छोड़ो मैं पूछूंगी नहीं, मैंने मानना ही नहीं है। स्नोफॉल हुआ है, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ, ये कह रहा स्नोफॉल हुआ था। सुनो, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास का? ऑब्जेक्टिव है कि हम एक तो लास्ट वीक का डिस्कस करेंगे, क्या क्या आप लोगों ने, और देख के पता चलिए खासा किया नहीं आप लोगों ने कुछ है। स्कूल ही एक्स्ट्रा जा रहे हो तो तुम्हें जो क्लास नहीं होगी तो तुम तो सो रहे होंगे है ना, टीवी देख रहे होंगे, नहीं व्हाट्सएप चला रहे थे, क्या कर रहे थे सच्ची बताना? सो रहे थे। सो रही थी? हम टीवी 6 बजे तो किसी के घर वाले सोने नहीं देते जहां तक मुझे पता है, क्योंकि शाम हो रही होती है, सांझ में कोई नहीं सोता, फिर दुखता है ना ऐसा? मैम। हाँ जब दिन से रात होती है, वो जो शाम का टाइम होता है उस टाइम पे सोने में सिर दुखता है, क्योंकि अभी ब्रेन को धीरे धीरे आदत हो रही होती है ना, अंधेरा हो रहा है और तुम सो गए। वो कह रहा है मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ अंधेरा हो रहा है, तुम भाई सो जाओगे, तो इसलिए मेलेटोनिन वो सही से सिक्रीट नहीं कर पाता, सिर में दर्द हो जाता है। तो शाम को कोई नहीं सो रहा था इतना मुझे पता है, सबके घर पे चप्पल पड़ी होगी मुंह पे। तो तुम देख कर टीवी रहे थे है ना, टीवी देख रहे थे ना सच बताओ? मत बताओ जाओ, मैं भी नहीं बताऊंगी मैं क्या कर रही थी। अच्छा, उसके अलावा मुझे काफी बच्चों के मैसेज आए थे कि नीट का सिलेबस है, मैम नीट का सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब मैं क्या करूं, गलती से मैं कहीं गलत चैप्टर ना पढ़ लूं। इस चक्कर में काफी बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा है ना, है ना? यस है? कोई नमूने हैं, मतलब नीट में 4 चैप्टर कम हुए हैं तो उस चक्कर में तुमने बाकी कुछ नहीं पढ़ा कि हाय रब्बा मैं गलती से गलत ना पढ़ लूं, गलती से मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। तो उन नमूनों के लिए आई हैव दिस, मैं नोटिस लेकर आई हूँ, हम रखेंगे अब हम। ठीक है, तो आज हम इसको पहले नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो जिन जिनको कोई क्वेरी थी मैम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बन रही है, क्या होगा अब, मैं कह रही हूँ कि मैं क्लास लूंगी तो बताऊंगी, मैम बता दो। मैं कर देखू 4 चैप्टर की बिना जी नहीं पा रही, ये उन सारे नमूनों के लिए। लो, तो पब्लिक नोटिस है और तुम पब्लिक ही हो। 16/10/2023 को रिलीज हुआ है, हम 10 को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हमारी क्लास आज है। इट इज टू नोटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर स्पेशली टू द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, आप लोग एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हो जो एस्पायर कर रहे हो नीट क्लियर करने का, अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए, अंडर ग्रेजुएट ही है ना, यूजी होता है ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है, ठीक है। उनके लिए नोटिस है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है एनएमसी, उसने फाइनलाइज कर दिया है नीट यूजी 2024 का सिलेबस, जो पेपर आप देने जा रहे हो उसका सिलेबस फाइनलाइज हो गया। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम ये भी चेंज होगा, वैसे चेंज तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है, पर कोई भी अपडेट आएगा तो वेबसाइट पे आएगा और पूरा यूट्यूब तुम्हें चीख चीख के बताएगा। डोंट वरी, यूट्यूब पे मत जाना, मैं बता दूंगी, वैसे चेंज नहीं होगा क्योंकि एनएमसी ने इसको फाइनलाइज करा है, ठीक है। अब ये वाला ही सिलेबस है जो आपका आगे फॉलो होगा, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसके अंदर है, ये आप अपने टीचर से डिस्कस करना, ठीक है, वो आपको बेहतर बता पाएंगे, मैं आपके साथ बायो का डिस्कस करती हूँ। तो 11th की और 12th की बायो की बुक भाग कर लेकर आओ, वो जो नमूने बिना लिए आए हैं, जाओ लेकर आओ,
उसी में अपडेट करेंगे हम। पेंसिल भी ले आना, भागो। मैम। भाग जाओ, वापस आ जाना। बाकी बच्चे लेके आए हो क्या? मैम ले आए। ले भी आए? मैम। इतने शांत क्यों बैठे हो, क्या हुआ? यस मैम। पढ़ने का फ्लो टूट गया? आज तो मैं तुमको वैसे भी पढ़ा नहीं रही हूँ, आज मैं तुमको ये सारे डिस्कस कर रही हूँ, कल से पढ़ाएंगे, ठीक है? ये मैम। सडनली सडनली आवाज वापस आ गई, क्या बात? इतने चुप क्यों हो तुम लोग? सहमते चले जा रहे हो, क्या हो गया? पिछली क्लास चुप नहीं होती है, तुम बोलते नहीं हो, कैसे चलेगा ऐसे? रुको हम खोल लेते हैं। मैम बोलते तो है। बोलती हो, सुन नहीं रहा? हर्ष तू तो आज बोल क्यों नहीं रहा? तेरी मधुर आवाज तो सुनी नहीं हमने। अच्छा, तेरे नाराज हो, इतने दिनों बाद क्लास आए हो, मन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो यूनिट 1 11 की बुक खोलो सारे, उसमें है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर मिल गया। यो मैम। यस मैम। उस चैप्टर से वैसे यो तो मैम। उस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है। तो ये लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर आ रहा है, उसको टिक करो जो आ रहा है। उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला कौन सा चैप्टर है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कैसे कैसे देख के कैसे नहीं बोल रहे हो? चीटिंग करनी भूल गए तुम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर आ रहा है, ठीक है? सब आ रहा है इसमें, मोनीरा आ रहा है, प्रोटिस्टा आ रहा है। क्या है ना, कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक्स भी कम हुए हैं, चैप्टर है लेकिन कुछ टॉपिक कम हुए हैं, इसमें सारा आ रहा है। उसके बाद आता है सेलिंग फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट किंगडम में सब आ रहा है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म का हम पूरा चैप्टर 12th में करते हैं, तो खुश मत होना। नीचे आएगा उसके बाद एनिमल किंगडम, नॉन कॉर्डेट्स पे आ रहा है एंड कॉर्डेट्स पे आ रहा है, राइट? तो ये एनिमल किंगडम में तो फर्स्ट यूनिट तो पूरी आ रही है ना 11 की, तो उसको टिक कर मैम यो मैम। यस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में थोड़ी थोड़ी सी कटाई है, नहीं नेक्स्ट वाले में हाँ है। मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है, यस मैम। ठीक है? यो इसमें मैम। से कुछ फैमिलीज कट हुई है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो समझ आएगा। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट भी है, अलग से नहीं दे रखा लेकिन है। एनाटॉमी वाले चैप्टर पे भी टिक करो, उसमें से भी है चैप्टर, को हटाया नहीं है चैप्टर, उसका कुछ पार्ट कम कर दिया है। तो मोर्फोलॉजी भी थोड़ा छोटा कर दिया और एनाटॉमी को भी थोड़ा छोटा कर दिया है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इसमें वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते ही हैं, तो वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो समझ आ जाएगा, इतना इतना कुछ है नहीं है उसमें। नीचे आते हैं एनिमल टिश्यू। इंटरेस्टिंग है कि एनिमल टिश्यू में टिश्यू के पार्ट को भी थोड़ा इन्होंने रिड्यूस करा है, और इन्होंने क्या किया है, इस बार आपको सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है। वैसे तो अर्थवॉर्म भी था, आपने शायद पिछले साल पढ़ा होगा अर्थवॉर्म, यस मैम। और क्या था? यो मैम। कॉकरोच। बच गए हम, सिर्फ फ्रॉग है, कॉकरोच। सिर्फ फ्रॉग है। दैट मीन्स फ्रॉग से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 99% चांसेस है इससे क्वेश्चन आने की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जब हम एनिमल वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, सबसे पहले फ्रॉग ही पढ़ेंगे फिर, ठीक है? यो मैम। ठीक है जी, चलो नीचे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सेल वाले चैप्टर में सेल में सब आएगा। एक सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो वाला चैप्टर, और एक सेल साइकिल सेल डिवीजन, पूरा है, नो एक्सेप्शन। और एक ये बायोमोलिक्यूल्स, ये भी पूरा है। देखो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड भी है, और एंजाइम्स भी है, सारा है। तो ये भी यूनिट पूरी की पूरी आ रही है ना? यो मैम। तो अभी तक तुम्हारे दिल में ज्यादा खुशियां नहीं आई है सिवाय फ्रॉक की। अब यहाँ से खुशियां थोड़ी आनी स्टार्ट हुई कि जो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर था, दैट वाज मिनरल न्यूट्रिशन, वो नहीं है, सॉरी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो नहीं है, तो उसे काट दो, होगा आपकी बुक में। यो मैम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट काट लो, प्लस एक और चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, इसको भी काट दो, यो मैम। है ना? इसे भी काट दो, इसकी जरूरत नहीं है।
फोटोसिंथेसिस आएगा, बहुत डिटेल में आएगा ये, क्योंकि ये चैप्टर कम रह गया और प्लांट फिजियो से पेपर आता है अच्छा खासा। तो फोटोसिंथेसिस भी डिटेल में आएगा, रेस्पिरेशन भी डिटेल में आएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो लास्ट चैप्टर है हार्मोन वाला, ऑक्सिन साइटोकाइनिन वाला वो। तो प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर आएंगे अब। क्लियर है सबको? 5 की जगह। यस मैम। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सबसे सोखा चैप्टर था वही काट दिया इन्होंने, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस। ये तो मजेदार चैप्टर था, ये काट दिया, बताओ। इतने ज्यादा मजे नहीं कराने तुम्हें। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को काट दो। उसके अलावा सारे चैप्टर आ रहे हैं। ब्रीदिंग आ रहा है, हार्ट वाला चैप्टर आ रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें आप हेनलेस लूप पढ़ते हो, काउंटर करेंट मैकेनिज्म वाला चैप्टर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट आता है जिसमें सार्कोलीमा वाला इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, हड्डियां पढ़ते हो। नर्वस सिस्टम आ रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन आ रहा है जिसमें हम हार्मोन वगैरह एंड डिजीजेस पढ़ते हो। अब इन्होंने एक छोटा सा नोट लिखा है, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स मेंशन अबव टू बी डेल्ट इन ब्रीफ। ये सारी डिजीजेस आपको ब्रीफ में पढ़ के जानी है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी बीमारी है जो आपको साथ साथ में चैप्टर के पढ़नी है। ठीक है, यस मैम। तो 11th में कौन कौन से चैप्टर एक्चुअल में डिडक्ट हुए हैं? एक हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एक हुआ है, बोल लो भाई, मिनरल न्यूट्रिशन और मिनरल न्यूट्रिशन, और डाइजेशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ बस ये हुआ है, राइट। और टॉपिक भी डिड्यूस हुआ है, जैसे कि कॉकरोच नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा? अर्थवर्म, अर्थवर्म नहीं आएगा। अर्थवर्म। शाबाश शाबाश, राइट, वेरी गुड। चलो अब 11th 12th पे आते हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा था हमारा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, काट दो इसको, नहीं आएगा। लेकिन इसमें पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको लिविंग वर्ल्ड और एनिमल एंड प्लांट किंगडम में आ जाएगा। तो इसके जो नोट्स है उसको रख लेना, बुक से टॉपिक को काट देना। क्लियर? ये मैम, यो मैम। नोट्स रख लेना, बाकी आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहली यूनिट से एक चैप्टर कट गया, 3 चैप्टर आएंगे। क्लियर? यस मैम। सेकेंड यूनिट से हेरिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर आएगा जो मेंडल का है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर आएगा और इवोल्यूशन। ये तीनों आएंगे नेक्स्ट यूनिट में, तीनों आ रहे हैं। सबसे लंबी यूनिट है ना, यही होमवर्क में दी थी ना मैंने, यस मैम। यो मैम। राइट। अब नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली यूनिट में ये चैप्टर तो आएगा, लेकिन कौन सा चैप्टर इसमें से हटा दिया इन्होंने? स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये काट दो, बच गए तुम लोग। उसमें इतने सारे चार्ट याद करने थे तुम्हें। पूसा स्नोबॉल, प्रभानी कांति, बच गए तुम है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आएगा, लेकिन याद है तुमको प्रीवियस ट्रीटमेंट प्लांट? ये मैम। यो। यस मैम। बायोटेक के दोनों चैप्टर आएंगे, बायोटेक के प्रोसेसेस और उसकी एप्लीकेशन। ये तो आना ही है, बायोटेक से तो बहुत अच्छा खासा पेपर आता है। बायोटेक दोनों आएगा। अब इकोलॉजी में एक चैप्टर डिडक्ट हुआ है, पहला आएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम भी आएगा, बायोडाइवर्सिटी भी आएगा। जो नहीं आएगा दैट विल बी एनवायरमेंटल इश्यूज। उसको भी काट दो। तो टोटल 12th में कौन कौन से चैप्टर कटे? पहला, मैम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट। फूड प्रोडक्शन। हाँ, एंड थर्ड, एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल। तो 3 चैप्टर्स आर डिड्यूस, यानी थोड़ा सा तो हमारे लिए एक हेल्पफुल हो गया है ना। यो मैम। ठीक है, सो बस इतना सही था सिलेबस का। मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी। आप फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एक बार कंफर्म कर लेना, अपने माइंड में क्लियर रखना कि अब आपको कितने चैप्टर प्रिपेयर करके जाना है, राइट? यो मैम। ये मैम। यो मैम। विदाउट विदाउट नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा हर्ष, ठीक है। हाँ कशिश बोल बेटा। मैम एक्चुअली मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, तो 12th का सिलेबस आप एक बार रिपीट कर दोगे? मैं बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर आए, ठीक है। यो मैम। एक एक आना नहीं है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर।
ये नहीं आएगा, फर्स्ट चैप्टर है। एक आए नहीं आएगा, स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर नंबर है ये? मैम 9 9. हाँ, ये भी नहीं आएगा। और एक है इन्वायरमेंटल इशू, लास्ट चैप्टर है, यस मैम ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 चैप्टर नहीं आएंगे बेटा। ओके, यो मैम। चलो बाकी जो चैप्टर भी पूरे आ रहे हैं उनके टॉपिक भी आ रहे हैं, तो कुछ खासा तुम्हारे लिए उसमें कोई फर्क क्रिएट होगा नहीं। हर्ष, तबीयत खराब है? वायरल है? मेरे को भी वायरल है यार। पहली क्लास में तो एनर्जी काफी थी, अब थोड़ा थक गया मैं। एक सेकंड, एक सेकंड। रुकना प्लीज। मैं इसका पीडीएफ भेज दूं हरीश तुम्हें? शायद तूने पहले भी मुझसे मांगा था, मैं भूल गई। तो मैं इसका देखो पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। ओके, मुझे क्योंकि एक बार ना वेटेज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने सिलेबस अपडेट कर दिया ना। सो मैंने ये अब दोबारा खोल के देखा नहीं है, तो मैं इसकी वेटेज तुम्हें भेज दूंगी। लेकिन ये वेटेज जो है ना चैप्टर वाइज अब थोड़ा वेरी करेगा, क्योंकि चैप्टर हटा दिए ना इन्होंने, तो उसकी वजह से वेटेज थोड़ा सा वेरी कर जाएगा कि कौन से यूनिट की कितनी वेटेज है। एक्चुअल वेटेज तो हमें अब इस साल ही पता चलेगी जब पेपर आएगा, किसको ज्यादा वेटेज दी है, इन्होंने किसको कम दी है। लेकिन जो प्रीवियसली हम वेटेज को फॉलो करते थे कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, उसका पीडीएफ मैं तुमको भेज देती हूँ। आई हैव अ पीडीएफ, ठीक है, तो आप लोग एक बार उसे देख लेना। तो नीट का ये सिलेबस था भाई। सिलेबस में किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. हाँ बोलो। No, ma'am. अच्छा ठीक है हरीश, क्लियर है? देखो यस मैम। ओके बेटा, चलो ऑलराइट। सो वीक का सिलेबस जाने से पहले लेट्स डिस्कस कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो हमारा 12th तो क्लियर कंप्लीट हो गया है ना? यस मैम तो हमारा Ma'am. टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि बिफोर दिसंबर, कौन सा मंथ चल रहा है, ईयर चल रहा है ये? मैम 223 2023। दिसंबर 2023 से पहले, मतलब लास्ट दिसंबर की डेट से पहले, हम लोग जितना भी है न्यू टॉपिक पढ़ ले, स्टडी न्यू थिंग्स। ठीक है, जैसे ही जनवरी 2024 आएगा हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। ओके, जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स रिवीजन। व्हाट इफ कोई चैप्टर हमारा उसमें हो नहीं पाया? नहीं हो पाया तो फिर नहीं हो पाया यार, पहले जो हमने कर रखा है उसी को रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के पेपर होगा नहीं, है ना? नया पढ़ने के चक्कर में हम पुराना भूलते जाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है पढ़ने का? इससे अच्छा पुराने रिवाइज कर लो। तो हम जनवरी से तो क्लास में हम सिर्फ पुराने टॉपिक्स को ही रिवाइज करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो हमने दिसंबर तक नए टॉपिक्स पढ़ने हैं। इतना क्लियर सबको? Yeah, ma'am. या Yeah. अब एक बार हम वीकली Yeah. देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देखो सैटरडे को तो संडे टेस्ट पेपर डिस्कशन होता है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रही, क्योंकि वो क्लियर है कि हमने उसमें पेपर डिस्कस ही करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसको नहीं चेंज करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। देखो तुम्हारे एक बार 12th हो गया, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दूंगा। अब मैं ना थक गई एक्चुअली। नहीं ठीक है, रहने दे। एक्चुअली मेरे को वायरल था, अभी थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, तो अब मैं थक गई। थोड़ी देर कैमरा बंद कर रही हूँ। ओके, चलेगा ना? Ma'am. ठीक है बेटा, ठीक है। आवाज मैम आए ना आए तो मुझे बता देना है। देखो, तो मैं सोच रही थी, लेकिन तुम मुझे बताओ अगर तुमको फिजिबल है तो। पहले मेरे को बताओ, स्कूल से कितने बजे जा रहे हो स्कूल, और कितने बजे आ रहे हो? 9 मैम से 4। 8:30 पे मैम क्लास 9 बजे लगती जा रहे हो, है। 4 बजे हाँ बेटा, साथ में बता दे, समझ गई मैं सबकी, भगवान हूँ मैं। 9 से 4 है। 9 से 4 है। सब बच्चे 4 बजे तक आ जाते हैं? मैम 4:30 तक। मैम 5 बजे भी तक। तो होती है। लगा लिया मैंने हिसाब। ठीक है। मैं क्या सोच रही थी तुम्हारे, अच्छा ठीक है, पहले मुझे बताओ, मुझे भेजो आपके स्कूल में 12th का क्या चल रहा है बायो में।
कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैट में लेके चलो। 12th का कौन सा चैप्टर बायो का चल रहा है? चैट में लिखो। ओके। इकोलॉजी, सेजल बेटा नाम लिख दे चैप्टर का। इकोलॉजी, बायोटेक और इकोलॉजी, बायोटेक, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, बायोटेक, इकोलॉजी, स्ट्रेटेजीज, इकोलॉजी कंप्लीट। ओके सूर्यांश कंप्लीट भी हो गया? अरे वेरी गुड सूर्यांश। और फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ है या वो चल रहा है? चल रहे मैम। अच्छा बायो कंप्लीट है? यस मैम। अब रिवीजन चल रही है? यस मैम। कौन से चैप्टर से चल रही है रिवीजन? हम सेकंड चैप्टर चलोगे भी। ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, हिमानी अभी तक ये चैप्टर नहीं हुआ तुम्हारे स्कूल में? नो मैम। बेटा बहुत पीछे, बायो के टीचर नहीं थे क्या बीच में? मैम थे पर मैम ना पहले आगे वाले चैप्टर करा दिए, इससे बाद में करा रहे हैं। अच्छा इकोलॉजी तक करा दिया? यस मैम। ओके ये अलग था। ठीक है तो मैं लगा लेती हूँ आप सब में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसके बाद तकरीबन सबका बायोटेक है और फिर इकोलॉजी। ये लास्ट की यूनिट से चल रही है ना? स्टार्टिंग का तो हो चुका है बच्चे को, क्योंकि वो तो पहले ही आपके पेपर में आना था, इसलिए तकरीबन सबके स्कूल में हो चुका है। राइट। सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 12th को रिवीजन में डालते हैं और 11th को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने 11th नहीं पढ़ी तो नीट नहीं हो पाएगा, है ना? तो नीट तो हमें करना है, ऑप्शन ही नहीं है ना करने का। तो 11th हम लोग कर लेते हैं दिसंबर तक जितनी हमसे होती है। राइट। फिर उसी को रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो आपका बहुत सारा बायो तो आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, एक्चुअल में बिना चैप्टर छोड़े इतनी कवर हो जाएगी। ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग 12th को रिवीजन में डालें, और रिवीजन में हम लोग डाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। अब काफी लोगों के स्कूल में नहीं है हो रहा, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप लोगों के अभी अभी हुआ होगा, और आपके जो भी अभी टेस्ट आएंगे स्कूल में उसमें भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट तो आएगा, क्योंकि उससे पहले वाले यूनिट का टेस्ट आप सबके तकरीबन हो चुके हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आई वाज थिंकिंग की स्टार्ट करूं, आपका यहाँ से रिवीजन होगा, इसके बाद हम लोग बायोटेक की तरफ चले जाएंगे, इसके बाद हम इकोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, और आपका अभी जो संडे को टेस्ट आएगा वो भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे आने वाला है। तो क्या कहते हो यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। एक बार थम्स अप कर दो, मुझे क्लियर हो जाए। ठीक है। ओके। सो अब मैं 11th की रिवीजन सोच रही थी। ठीक है। अब 11th की रिवीजन कैसे हो सकती है? देखो पॉसिबल तब है अगर तुम मुझसे पढ़ पाओ, मैं पढ़ा दूं और तुम खुद ना पढ़ पाओ तो फिर तो फायदा ही क्या है। सो अगर मैं तुमको टॉपिक बोलूं रोज, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की क्लास के हिसाब से टॉपिक डिजाइन होंगे, है ना? तो अगर मैं तुमको रोज टॉपिक बोलूं, क्या तुम उतना एनसीईआरटी से रीड करके आ सकते हो क्लास से? यस लेकिन क्लास से पहले यस आना है। मैम। अगर क्लास से पहले पढ़ के नहीं आओगे तो फिर वही होगा, आओगे मैं पढ़ाऊंगी तुम चले जाओगे भूल जाओगे। तो इससे अच्छा तो तुम सिर्फ 12th पढ़ो ना, क्यों 11th पढ़ के अपना दिमाग खराब कर रहे हो, है ना? तो एनसीईआरटी रीड करके आ सकते हो तो हम बनाइए प्लान बिफोर क्लास। बिफोर क्लास। यस ठीक मैम। है। कब पढ़ोगे? स्कूल तो देर तक जा रहे हो, पढ़ोगे कब? टाइम बताओ। मैम। टाइम बताओ कैसे? 9 to 10। रात में, नाइट में। नाइट में। कुछ एक बच्चे ने मुझे पिछली क्लास में बोला था कि मैं सुबह जब स्कूल के लिए तैयार होती हूँ यूनिफॉर्म पहन के, मैं 15-20 मिनट के लिए कुछ पढ़ लेती हूँ। ऐसे करते करते उसने चैप्टर कंप्लीट किया था। ये पॉसिबल है किसी के केस में? यस मैम। तो जिसको जो स्ट्रेटेजी सूट कर रही है वो स्ट्रेटेजी कर लो। ठीक है। लेकिन क्लास में पढ़ के आना, अदरवाइज तुमको समझ नहीं आएगा। मेरे को दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मतलब तुम क्लास से यार पढ़ के आओगे ना तो तुमको ना मैं जब पढ़ाऊंगी याद हो जाएगा। अगर पहली बार ही मुझसे पढ़ोगे ना फिर तुमको तब समझ आएगा, याद करने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती तुम अलग से बैठो। देखो तो हम रख लेते हैं कि मंडे को हम करेंगे 11th, ट्यूसडे को 11th, वेंसडे को 11th, क्योंकि तुम संडे के बाद मंडे आते हो तो फ्रेश माइंड से आते हो। तो मैं चाहूंगी कि इस टाइम पे हम 3 दिन 11th कर ले। उसके बाद थर्सडे को हम लोग करें, मैं जो सजेस्ट करूंगी कि हम लोग करें 12th। और 12th में हम रिवाइज ही करेंगे क्योंकि हमारे तो टॉपिक हो चुके हैं। और रिवीजन में हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यस मैम।
ठीक है। बताओ भाई। अरे मौन व्रतधारी हूँ, बताओगे? बोलो। नहीं? क्या कोई प्लान है तो मुझे बता दो। मैम पहले आवाज नहीं आ रही थी, रिपीट करना। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? ये Yes. मैम। ये मैम। अच्छा, ओके। मुझे नहीं पता चला, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। मैं कह रही थी कि ये वाला प्लान फॉलो कर ले। मंडे टू वेडनेसडे हम लोग 11th करें, थर्सडे फ्राइडे 12th करें, और सैटरडे को 12th का ही जो टेस्ट पेपर होता है संडे वाला वो डिस्कस करें। ये प्लान चलेगा? मैम। मैम। क्या ये आप लोगों के लिए फिजिबल है? कोई बच्चा ऐसा Yo, तो नहीं कि ओवर। मैम। देखो, इसके लिए रूल लगाना पड़ेगा तुम्हें। ये तभी होगा, नहीं तो ओवरवेलम हो जाओगे। ओवरवेलम मतलब बहुत ज्यादा लगेगा तुम्हें, चीजें हो रही है। रूल इसका यही होगा कि रीड टॉपिक बिफोर क्लास। अगर क्लास से पहले टॉपिक को पढ़ के आओगे तो होगा। देखो, मैंने पढ़ के आने के लिए बोला, समझने के लिए नहीं बोला। कि तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम यूट्यूब पे जाकर उसको समझने बैठ गए, वो काम मेरा है। तुमको बस पढ़ के आना है उतना टॉपिक। तो अगर पढ़ के आओगे तो फिर तुमको ये साथ साथ में प्रिपेयर हो जाएगा। चलेगा ये? मैम। yes, Yes, ma'am. चलो, इसको हम लोग अक्टूबर में पूरा प्लान करने की इसको कोशिश करते हैं। लेट्स सी ये कैसे जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। ओके, चलो। तो रीड टॉपिक बिफोर क्लास विल बी द रूल। रूल रहेगा ये ना। अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा। लेट्स से हमारे पास ए है फॉर जूलॉजी, एंड हमारे पास बी है फॉर बॉटनी। तो मुझे बताओ, चैट में लिखो कि तुम्हें सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है। डिफिकल्ट इन द सेंस, मैं डिफिकल्ट बता देती हूँ। डिफिकल्ट का मतलब है कि अगर मैं तुमको बोलूँ अकेले बैठ के उसको पढ़ो, और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसका टेस्ट होगा, तो तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत किसको लगेगी अकेले बैठ के पढ़ने में, किसी की मदद के बिना? वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसको तुम अकेले बैठ के पढ़ना नहीं चाहते। जूलॉजी बॉटनी नहीं लिखना, ए या बी लिखो। ए बी ए बी ए बी। हर्ष, एक जगह तूने ए लिखा है, दूसरी जगह तूने बी लिखा है। क्या कॉमेडी कर रहा है मेरे साथ? है? अच्छा, एक बात बताओ, 1 हफ्ते के लिए हम लोग निकले तो तुम्हारे घर वालों ने मारा पीटा तुमको, इतने चुप क्यों हो? मैम No, ma'am. क्या? मैम थोड़ा और स्पेसिफिक ऑप्शन दो, और स्पेसिफिक ऑप्शन दो। अबे घूसा मारूंगी मैं तुझे। जूलॉजी बॉटनी बोलती थी, और कितना स्पेसिफिक बोलूं? ये ले बंदे, एनिमल, या फिर तेरे को प्लांट पढ़ने दिक्कत देते हैं? और स्पेसिफिक यार, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हर्बा, या प्लांट किंगडम, ओह एनिमल किंगडम। ए वाले केस को टिक करियो अगर तेरे को यहाँ पर दुख दर्द है, और बॉटनी क्लिक करियो बेटा अगर तेरे से भगवान दिख जाते हैं प्लांट किंगडम पढ़ते हुए। मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट और नॉट मीन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हुए भगवान जी दिखते हैं, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हुए कैम साइकिल वगैरह। ऐसा लगता है कि क्यों इस धरती पे मैं आया, एलियन है भगवान, मुझे लेके क्यों नहीं जाते? मैम एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एनिमल किंगडम एवरीथिंग इज। अबे एक्सपेक्ट नहीं होता बे, एक्सेप्ट होता है। नमूने एक्सेप्ट।
एवरीथिंग इज इजी। अच्छा, अरे वाह तेरे से ही लूंगी, रुक जा भाई, तू तेरे को तो याद रखती हूँ मैं, रुक। मैं हर्ष बहुत मारूंगी, ए या बी में आंसर कर लो। शालिनी ए। जोलॉजी टफ लगती है शालिनी को, कांक्षा को जोलॉजी टफ लगती है। ओके, बॉटनी ठीक है। जोलॉजी, तुम बहुत अजीब क्लास हो, तुम में आधो ने जोलॉजी आधो ने बॉटनी बोला है, क्या समझू मैं इसे? मेरा जीवन कठिन बना रहे हो तुम अब। मैम पोलिंग करवाओ, उसमें लग जाएगा पता, बहुमत। ये क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है? ये मैम। इट्स ट्राइंग टू कनेक्ट, तुमको स्क्रीन दिख रही है? ये मैम। Yes. तो तुमको कैसे स्क्रीन दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही? मैम स्क्रीन पे यही लिखा है जो आप। आवाज आ रही है? ये मैम। Yes, ma'am. अरे यार, मेरे को मेरी मीटिंग में नहीं आने दे रहे, हद हो गई। एक क्या रूम वाले पढ़ाएंगे? हद हो गई। बताओ कब फेंक दिया इन्होंने मुझे बाहर। ये राम, देवियों और सज्जनों, कृपा करके ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय दोबारा देखिए, सारे आंसर डिलीट हो गए हैं। इन्होंने मुझे मेरे फोन से भी निकाल दिया बाहर। अरे ये क्या हुआ? हे राम, इतने दुख से कैसे जिएंगे हम? क्या हो रहा है ये? ए फॉर जोलॉजी एंड बी फॉर बॉटनी, भगवान के लिए और बी में वोट वोट करे। चलो कंफर्म तो मैं करके जाऊंगी तुमसे, क्योंकि तुम्हारी क्लास में वही स्टार्ट हो गया यार पहले। ए बी कौन है ये, ए बी? हम्म, ओके। ओके शुरू बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही। Yo-yo, ma'am. गला खराब है? तबीयत खराब है? Yes, ma'am. अरे ऐसे लोगों को वायरल हो गया लगता है। तुम भी एस, मैं भी एस, डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक, बट स्टिल ना, कौन सा टॉपिक तुम अवॉइड करोगी? बॉटनी है ज्यादा, जूलॉजी ओके। मैम दोनों के कई कई टॉपिक्स होते हैं ना जो बहुत टफ होते हैं और कोई बहुत इजी होते हैं। होल में पूछो, चुप कर हरीश। एक दो तीन पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 15 16 17, so I will taking 17 for botany so far। ये पोल में पूछो, तेरा वोट ही नहीं लेना मैंने। एक दो तीन चार पाँच छः सात 13 14 for zoology, it's actually not a very big difference। और कोई बच्चा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे, इससे ज्यादा बच्चे क्लास में हैं वैसे। कोई बच्चा बाद में मत बोलना कि हमसे पूछा नहीं था, जबरदस्ती बुला दिया। नहीं, तो इन दैट केस आई गो विद बॉटनी। मुझे लग रहा है बॉटनी में कंपैरेटिवली ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैसे फर्क है नहीं तुम्हारी क्लास में। तुम जुआलॉजी में भी रो रहे हो, बॉटनी में भी रो रहे हो। जुआलॉजी में वैसे किसमें डर लगता है ज्यादा? कौन से चैप्टर? एनिमल किंगडम? Yes, ma'am. मैम बायोमोलिक्यूल्स? नो मैम। नहीं ये नहीं, मैम। बायोमोलिक्यूल्स में मौत आती है, किसी बात की। और बॉटनी में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड प्लांट किंगडम, यही तंग करते हैं ज्यादा। ये मैम। Yeah, Yes, ma'am. ma'am. और प्लांट फिजियोलॉजी सही है तुम्हारी? No, ma'am. तो मैम प्लीज पर
प्रवीण हम ना या तो बॉटनी पहले चलाएंगे या जूलॉजी पहले चलाएंगे, ताकि किसी को एक चीज को तुम खत्म कर लो, मिक्स नहीं चलाऊंगी मैं, ठीक है? तो कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो नहीं, एक चीज चलेगी, या तो जूलॉजी चलेगी या बॉटनी चलेगी, एंड अकॉर्डिंग टू वोट्स तो बॉटनी चलेगी बेटा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं आया ना उसमें। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मैं तो को अप्रैल में भी पढ़ाऊंगी तो तब भी एक बार को पढ़ लेगा, लेकिन अप्रैल में अगर मैंने बिठा के पढ़ा दिया कैम साइकिल में और C4 साइकिल में डिफरेंस, तो रो दोगे। तो इसीलिए वो तो अब बाद में जाएगा, पहले प्लांट चलेगा, है ना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वहाँ इशू है, राइट? तो प्लांट में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। देखा चैप्टर आप लोगों ने, इजी है ना? यस मैम। लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं हो पाती, सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी का फर्क नहीं आता होता। एक हियरार्की पढ़ते हैं ना हम लोग, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, उसमें भी बीच में कुछ और भी एडिशंस है जो आप लोगों को पता नहीं है, कुछ सब ग्रुप्स है। एम्स वो सब ग्रुप्स पूछता है, एम्स फेमस है उस सब ग्रुप को पूछने के लिए, स्पेशली उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं उससे। तो वो वाला पार्ट हमें एक बार डिस्कस करना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर और फंडामेंटल फीचर में फर्क क्या है, ये क्वेश्चन है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर से, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है चैप्टर से, लेकिन ये बेसिक है सभी का। तो लिविंग वर्ल्ड करेंगे हम लोग। लिविंग वर्ल्ड के बाद विल मूव टुवर्ड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है? नो डाउट ये सीधे बॉटनी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक है, तो बेसिक्स करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं प्लांट किंगडम, ठीक है? प्लांट किंगडम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड आती है। मोर्फोलॉजी में जो मैंने आपको चैप्टर कराया था ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, याद है आपको? यो मैम। हमने पढ़ा था ना वेजिटेटिव, सकर्स, रनर्स, वो सब कुछ इसी चैप्टर में आ जाता है मोर्फोलॉजी वाले में, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आता है वो। मोर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी। एनाटॉमी में लकीली काफी सारे टॉपिक कट गए हैं, मोर्फोलॉजी में भी कटे हैं लास्ट के पार्ट, तो तुम्हारे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है, इसके एग्जाम्पल बहुत आते हैं। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें भी एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं और सीधे सीधे आते हैं, बस आपको पता होने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि देखो जो मोर्फोलॉजी है उसमें आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, फूल पत्तियां तोड़ तोड़ के लाने पड़ेंगे, तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो इसमें आपका लेबरस वर्क है। प्लांट किंगडम में रट्टा ज्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें ज्यादा कोई रियल वीडियोस एंड फोटोज देख के उसको करें, ताकि हमको याद हो जाए, ठीक है? एनाटॉमी ऑन द अदर हैंड, क्योंकि एनाटॉमी में ना मैं किसी पेड़ के अंदर उसको काट के जाइलम फ्लूएम देख पाऊंगी, तो एनाटॉमी में ज्यादा इमेजिनेटिव वर्क होगा, तो इसमें हम लोग ज्यादा डायग्राम बेस्ड चलेंगे, ठीक है? यस लेकिन ये करके जाएंगे, ये हो जाते हैं ना तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा द वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत ज्यादा पेपर आएगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। देखो फिजियोलॉजी के ना सिर्फ 3 चैप्टर है, इस बार पेपर टफ आएगा इससे। दूसरा रेस्पिरेशन, और टफ का मतलब है वो तुमसे पूछेंगे मतलब कि चीजें हुई कैसे है। और फिर आता है हमारे पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो इजी है। जो ऊपर के चैप्टर है ना उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इजी तो वो भी है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है याद करने के लिए। तो दीज 2 आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बॉटनी, उनसे बहुत ज्यादा पेपर आने के चांसेस है और टफ पेपर आने के चांसेस है, ठीक है? तो विल ट्राई कि हम लोग नवंबर एंड से पहले हम लोग 30 नवंबर तक इतने टॉपिक्स को कवर कर ले, ठीक है? समझ आए? यस वीकली हमारी क्लासेस तो 3 है, तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आप रीड टॉपिक बिफोर क्लास, तो क्लास से पहले टॉपिक पढ़ के आओगे। देखो पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारे स्कूल में इतना तुम्हें टाइम भी नहीं दे रहे, राइट? तो तुम टॉपिक पढ़ के आओगे, फिर ये पॉसिबल है। अब टॉपिक के लिए क्या है, आई सेंड यू द होमवर्क इन ग्रुप। तो देखो अगर ग्रुप में होमवर्क नहीं आएगा तो आप लोग मुझे मैसेज करोगे कि आपने होमवर्क नहीं भेजा है। ऐसा नहीं बोलोगे कि आपने होमवर्क नहीं भेजा था अगले दिन आके, क्योंकि फिर तुम्हारा लेक्चर खराब हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, राइट? तो तुम्हारी क्या ड्यूटी है, होमवर्क मांगना, समझ आई? यो मैम। और जितना पेज बोला, जितना मैंने पेज बोला उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा मत पढ़ के आना, कोई लोड नहीं है। उससे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो, समझ आई? यस मैम। अभी क्या चल रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं ना, फाइनल स्टडी कर रहे हैं अब हम लोग। तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर। अक्टूबर 10 है, तो अभी 20 डेज तो पड़ी है ना? फिर आता है हमारा नवंबर, फिर आता है हमारा दिसंबर, यहाँ तक हम नए टॉपिक करेंगे, फिर आएगा हमारा जनवरी, फिर आएगा हमारा फरवरी। यहाँ पे घबराना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि
मार्च में बोर्ड्स है, मार्च काउंट नहीं करते हम, फिर आता है सिर्फ अप्रैल, है ना। उसके बाद तो मई 5 को Yes, पेपर ही है, राइट। तो आपके पास कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 6 मंथ है Yeah. है ना। तो 6 मंथ में आपकी 3 टाइम्स हम लोग क्या कर लेंगे, 3 टाइम्स हम रिवाइज कर लेंगे। कौन सा, 12th 3 टाइम रिवाइज हो जाएगी। मैं बायो की बात करूँ सिर्फ, बाकी सब्जेक्ट का आपको, बाकी सब्जेक्ट में आपको इतना जाने की जरूरत भी नहीं है ना, उनकी वेटेज ही इतनी नहीं, सबसे ज्यादा वेटेज ही बायो की है। और हम 11th की बात करें तो 11th को हम कितनी बार रिवाइज कर लेंगे, 2 टाइम्स। 2 times. और तुम्हारे पास सबसे अच्छा एज पता है क्या है? तो किसी भी ड्रॉपर बच्चे के पास नहीं है। अगर 20 लाख बच्चे अपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 10 लाख तो ड्रॉपर्स ही होते हैं, है ना। तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा पॉइंट है जो उनके पास नहीं है, दैट इज मार्च। मार्च में आपके क्या होते हैं, Both. ma'am. Boards. और बोर्ड्स के लिए आप चाहो ना चाहो आप कौन सा सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन सी ग्रेड की पढ़ के जाओगे, 12th. 12th. सिलेबस। 12th का सिलेबस तो कंप्लीट है ना तुम्हारा। Yes, ma'am. नीट में 12th के सिलेबस से कितना पेपर आता है, लगभग अराउंड 49%। तो 49% तो तुम्हारा मार्च में प्रिपेयर हो गया, है ना। Yes, ma'am. तो ये एडवांटेज होती है स्कूल के साथ नीट देने की कि आपका 12th प्रिपेयर होता है, ड्रॉपर के साथ ऐसा नहीं होता। उसके लिए 11th और 12th उतनी ही औखी होती है, लेकिन तुम्हारे लिए 11th ज्यादा औखी होती है, 12th नहीं, क्योंकि तुम 12th पढ़ रहे होते हो। तो इसका हमने एडवांटेज उठाना है, ठीक है। सो जनवरी फरवरी में तो रिवीजन का नया प्लान आएगा, क्रैश कोर्स के सेंस से चलेगा, उसमें अलग तरीके से रिवाइज होगा और आपके स्कूल को पहले प्रायोरिटी देंगे, आंसर राइटिंग भी सीखेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, और हमारा मेन फोकस है कि हम उसमें मैक्सिमम 11 कर ले, है ना। ये Yes, हाँ ma'am. चल, और इतने में हो जाएगा। देखो बायो कितने मार्क्स की आती है, 360 360. अगर तुम इतना रिवाइज करके जा रहे हो जैसे हमने प्लान बनाया है तो 300 तो ले ही आओगे। Yes, ma'am. अगर इतना करके जाओगे तो कैसे पेपर तो आ ही जाएगा। जो सही से करके आते जिसके पूरे नंबर आते हैं उनको सब थोड़ी आता है, वो तो बस क्वेश्चन ढूंढते हैं ना जो वो कर सकते हैं। तो तुम भी तो इतना पढ़ के जाओगे तो क्यों नहीं होगा। देखो पढ़ने से नहीं होगा, रिवाइज से होगा। तो अगर तुम इतनी बार रिवाइज करके जाओगे फिर हो जाएगा, पर ईमानदारी से रिवाइज करना है ना, झूठ नहीं बोलना, खुद से चीटिंग नहीं करनी, राइट। तो अपने आप से चीटिंग मत करना। तो अगर 300 करके जा रहे हो तो तुम वैसे भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अपने आसपास घर के एलिजिबल है ग्रेजुएशन के लिए, तुम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अगर 300 मार्क्स नीट में आ रहे हैं ना बायो में, तो बेटा तुम बोर्ड्स के पेपर में आराम से 80-90% लेके आए होंगे, तो तुम्हारी एडमिशन वैसे भी कंफर्म है। अब अगर तुमको एमबीबीएस वगैरह के लिए जाना है ना, या फिर और बढ़िया कॉलेज में जाना है बीडीएस वगैरह के लिए या वेटनरी के लिए, इन दैट केस तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहिए होगी। अब तुम बोर्ड में 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के जाओगे ना, बिना पढ़े तो नहीं जा पाओगे, पढ़नी तो पड़ेगी, सही बात है। Yes. अगर तुम, मैं इतना भी बोलूं, मैं पूरे मार्क्स कह भी नहीं रही, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में लेट्स से तुम्हारे पर सब्जेक्ट 80 मार्क्स ले लूँ, 80 तुम्हारे फिजिक्स में, 80 तुम ले आए केमिस्ट्री से, 80 इज 160 160। तो 360 प्लस 160 वुड बी 460 5. सॉरी 300 एंड 160 वुड बी 460 460. बेटा ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई करोगे ना, सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर ली, लिमिटेड स्कूल है वहाँ पे, ठीक है। और एमबीबीएस के लिए आपको पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा, पूरे इंडिया में घूमना ही पड़ेगा। चाहे तुम हिमाचल से कर लो, ट्रेन में लगाने के लिए तुमको छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, सरकारी है, भेजता है वो। ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देखोगे, आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीडीएस तो मिल जाएगा गवर्नमेंट में। नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सो, एम्स से करनी है नर्सिंग तो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से करो ना, कम से कम वहाँ की वैल्यू तो हो। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नर्सिंग में तो 40K से स्टार्ट होती है, प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में 6K से स्टार्ट होती है। 40K मतलब 40,000, 6K मतलब 6,000, फर्क देख रहे हो सरकारी और प्राइवेट का, बहुत है। सरकारी में घर भी मिल जाएगा, है ना। सो देखो इतना भी करोगे तब भी तुम्हें नीट निकल ही जाएगा। तो नीट निकल जाएगा, नीट निकलना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम होता है, वो नहीं पता होती, राइट। तो हम इसी पे फोकस करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो अभी हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे फोकस करते हैं, दिसंबर तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा,
जब तुम्हारी थोड़ी 11th होगी ना तो तुमको विश्वास आना स्टार्ट होगा कि हमसे होगा, है ना, राइट? स्कूल का और स्कूल का तुम साथ साथ रिवाइज कर रहे हो, तो किसी भी बच्चे को या उसके पेरेंट्स को ये टेंशन है कि बोर्ड्स में फेल हो जाएंगे, तो तुम बायो में बोर्ड्स में फेल हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। बोर्ड से पहले तुम 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे यार, बायो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो उसकी टेंशन छोड़ देना, अब नीट पे फोकस रखना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर टोटली फोकस ऑन नीट, नीट के फोकस से पढ़ना, क्योंकि जो स्कूल में है वो नीट में आता है, नीट में थोड़ा सा और ज्यादा आता है, राइट? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। अब एक प्रॉब्लम है जो जेन्युइनली आएगी, दैट इज आंसर राइटिंग। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि ठीक है मैंने नीट के एमसीक्यू तो लगा लिए लेकिन मैं आंसर तो लिख नहीं पा रही क्लास में। फिर तो आंसर राइटिंग को हम एड्रेस करेंगे जनवरी में, क्योंकि तुम्हारा पेपर मार्च में है ना, मैं तुमको जनवरी फरवरी सिखाऊंगी, मार्च तक तो लिख ही लोगे, Yes, ma'am. है ना? तो अभी क्यों परेशान होके फायदा क्या है, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लेना, जब वो टाइम आएगा तब कर लेंगे। तो अभी आंसर राइटिंग की इतनी परवाह नहीं करना, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो, ओके? Yes. ओके, सो तुम्हारा काम रोज क्या रहेगा मुझसे पूछना? Homework क्या दिया है? होमवर्क क्या दिया, यस, भूलना मत। ग्रुप में आएगा होमवर्क, नहीं आएगा तो तुमने पूछना है कि होमवर्क नहीं आया ग्रुप में, और तुमको वो रीड करके आना है। एंड इट्स ओके तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन रीडिंग सब मार के आइए एक बार, ये क्लियर है? Yo, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा रिवाइज कर ले जो आपने इस वीक होमवर्क में किया था, Yo, कर ma'am. लूं? चल फटाफट, बहुत बढ़िया, फटाफट रेज योर हैंड जो मेरी मदद करेंगे, फटाफट से रेज योर हैंड। ले मुझे पता है पीवाई की तो हमने साथ में लगाए थे, तो वो डायग्राम देखना है। रेज योर हैंड। मेरे 2-3 बच्चे बीमार हैं, उनसे मैं पूछ नहीं सकती, बाकी कर दो। राज, और राज, अच्छा है राजकुमारी। बेटे ये Yes, ma'am. राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड की दूसरी चेन है, इन दोनों के बीच में नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे से हाथ मिला रहे थ्रू बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स है ये राज? Ma'am, hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वेरी गुड, शाबाश, बच्ची इंटेलिजेंट हमारी। रुको डबल कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वेरी गुड, गुड जॉब। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कशिश, गुड़िया सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैम क्रिक ने। क्रिक ने दिया, तो मेरे को जल्दी से बता दो फिर क्रिक के हिसाब से ए वाली जगह पे मैं क्या लिखूं, बी पे क्या लिखूं और सी पे क्या लिखूं? मैम ए पे ट्रांसक्रिप्शन, बी पे एमआरएन और सी पे ट्रांसलेशन। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, गुड कशिश। चलो दोनों राजकुमारी और कशिश हाथ नीचे कर ले। बाकी के बच्चे, क्या भाई माता जगराते पे हो तुम? है हर्ष, बेटा ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल, तो ये पूछ रहा है कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल से बाहर एक स्टोन मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ये वाला कौन से वाला यूनिट है ये हिस्टोन का? हर्ष, प्रीति कौन से वाला यूनिट है बेटा हिस्टोन का ये? मैम H1। H1 यूनिट है, शाबाश, ओके। और हिस्टोन का ये जो गोलू गोलू मॉलिक्यूल है इसके आसपास डीएनए लगते हैं, गोलू गोलू मॉलिक्यूल को अपन क्या बुलाते हैं हिस्टोन के? मैम हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर, 8 यूनिट से बना होता है ना, इसलिए, शाबाश। चलो फटाफट ये रीड करो जरा, जनता, भारतीय जनता, फटाफट पढ़ेंगे फिर सवाल पूछे जाएंगे। अंशिका रुक जा बेटा, काजल पढ़ना है ये बिना पढ़े जो हाथ खड़े करते हैं मैं यही लगाती हूँ कि तुम चीटिंग करते हो। अंशिका भागी। ओके काजल, काजल, Yes, ma'am. बेटा एस ट्रेन बीमारी करता है? Yes, ma'am. डिजीज करता है, स्मूथ वाला है ना, तो चूहा मर जाता है जब उसके अंदर डालते हैं। क्या आर स्ट्रेन बीमारी करता है?
नहीं करता, नो ठीक है, मैम। इसलिए वह जी जाता है। ठीक है, तो मेरे को बता, अगर एस्ट्रेन है ए वाली कंडीशन में, एस्ट्रेन है जिसको हीट किल करा हुआ, उसको माइस में डालूंगी, चूहा बचेगा या मर जाएगा? मैम बच जाएगा। सरवाइव क्यों सरवाइव कर गया बेटा? अभी तो तूने बोला एस्ट्रेन बीमारी करता है, एस्ट्रेन ही तो डाल रही हूँ, वो सरवाइव कैसे कर गया? मैं पूछा वही तो बताइए। मैम इसमें कुछ मरे हुए जो हैं वो पहले से हैं और वो इंजेक्ट किए हैं पहले से, मतलब उसमें आर स्ट्रेन वाले भी हैं। नहीं, कहाँ है एस्ट्रेन वाले? नहीं, अंशिका बता मैम भाई। क्योंकि एक्सट्रेन में हीट किल्ड है वो। हीट किल्ड है, इतनी जोर से बोला है इसने, ध्यान से सुन लो, हीट किल्ड है। हाँ, हीट किल्ड का क्या मतलब है कि जो ये थे ना एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, मैंने इसको गर्म पानी में उबाल दिया, मर गया। जब बैक्टीरिया मरता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल देता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल अकेला जाके बीमारी कर ही नहीं सकता ना चूहे में, तो इस वजह से बीमारी नहीं हुई, चूहे को चूहा सर्वाइव कर गया। सेकेंड कंडीशन है एस स्ट्रेन लिया है, किल्ड है, उसी के साथ आर स्ट्रेन है, दिस इज सेकेंड कंडीशन। अब इस केस में क्या होगा, क्या नाम है रिया? मैम मर जाएगा। डाई क्यों डाई कर गया वो? डाई क्यों कर गया, रीजन बता। मैम इसमें आर स्ट्रेन है। बेटा आर स्ट्रेन तो बीमारी करता ही नहीं है, तुमने तो ऊपर बोला था ये बीमारी नहीं करता, ये तो मैम डिजीज करता। इसमें एस्ट्रेन भी है ना। तो एस्ट्रेन तो मरा हुआ है ना, हीट किल्ड है, अभी तो देखा एस्ट्रेन हीट किल्ड होता तो बीमारी नहीं करता। बट मैम दोनों एक साथ है इसलिए डाई कर जाता है। क्यों कर गया डाई, रीजन क्या है, साथ होने से हुआ क्या? राजकुमारी? मैम जो एस स्ट्रेन का डीएनए है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया और आर स्ट्रेन ने अपने आसपास म्यूकस को डेवलप कर लिया और उसने माइस को डाई कर दिया फिर जब उसके अंदर आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया गए। वेरी गुड। एस्ट्रेन को जब मैंने हीट किल करा, ध्यान से देख बेटा, सारे देखो भाई, इसको जब मैंने हीट किल किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मर गया, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकल गया, ठीक है, मर गया, बीमारी कॉज नहीं कर सकता, सही बात है, लेकिन तुमने इसी मीडियम में आर स्ट्रेन को भी तो डाला है, तो जब एक बैक्टीरिया बैठा होता है ना और उसको अपने आसपास फालतू का जेनेटिक मटेरियल मिलता है, वो हेजिटेट नहीं करता, कहता है आजा खा दूंगा तुझको, कोई दिक्कत नहीं है, इसने से खा लिया। जब ये एस आर स्ट्रेन जो बीमारी कॉज नहीं करता, जब इसके अंदर ये वाला जेनेटिक मटेरियल चला गया ना, मैं जेनेटिक मटेरियल अलग कलर से बना देती हूँ यार, इसका अपना था, जब इसके अंदर ये वाला वायरुलेंट वाला एस्ट्रेन वाला जेनेटिक मटेरियल चला गया, तो ये भी अपने आसपास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग लगा लेगा, और अब जो आर स्ट्रेन है वो भी मॉडिफाई होके एस्ट्रेन बन जाएगा, और अब ये बीमारी कॉज करेगा। समझ आई? तो इसको समझना है, नहीं तो कोई भी केस बना के दे देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए माइस मरा। समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है जी, मैम इरेजर से इरेज कर देते हैं इसको हम। शाबाश, ओके है टाइम। तो मेरे को फटाफट ये बता दो, हाशिया इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ क्या किया था हर्ष? बेटा तेरा गला खराब है, रहने दे। शिल्पी, हाशिया इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ क्या किया था बेटा? मैम उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। वेरी गुड। उसने कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करे थे अपने एक्सपेरिमेंट में? बहुत मार खाएगी कशिश। मैम रिपीट मैम क्या करना। शिल्पी, उन्होंने कौन से जेनेटिक रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में? फास्फोरस और सल्फर। कौन सा आइसोटॉप था फास्फोरस का और सल्फर का? फास्फोरस का 32 और सल्फर का 35। अरे वाह, शाबाश। मेरे को फिर फटाफट बता दो, क्या नाम है, अभी एक बच्ची आई थी भाग गई फिर से, अनमोल। अनमोल, स्टेप बताना हार्शी चीज एक्सपेरिमेंट के लिए, पहला स्टेप कौन सा है? मैम इन्फेक्शन, दूसरा? ब्लेंडिंग, तीसरा? सेंट्रीफ्यूगेशन। वेरी गुड, शाबाश, इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है?
इसकी Yeah. ऑर्डर पे, इसके ऑर्डर पे क्वेश्चन आ चुका है. गुड. ये तो छोड़ो. अरे इसको मैं कवर करना भूल गई, बताओ. चलो हो ही गया तुम्हारा टाइम. ऑल राइट. तो कल हम लोग मिलेंगे और कौन सा चैप्टर करेंगे? लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड. ठीक है. होमवर्क के लिए मैं तुम्हारे ग्रुप में